हेलो एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। आज हमारे साथ है निशा, जिनकी ऑल इंडिया रैंक है 503। इनका ऑप्शनल है केमिस्ट्री। आप समझ ही गए होंगे, अगर केमिस्ट्री ऑप्शनल है तो इनसे इसी प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे कि टेक्निकल ऑप्शनल लेने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और उन चैलेंजेस को इन्होंने कैसे ओवरकम किया, इनकी क्या स्ट्रैटेजी थी। और भी हमारे पास सवाल हैं जो इनके केस से बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं, वो सारे हम इनसे पूछने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले निशा, बहुत बहुत बधाई ओनली आईएएस की टीम से। Thank you so much, sir. And thank you for inviting me here. Thank you so much. सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा वो ये है कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाए और सेकंड अटेम्प्ट में आपने फाइनली यू मेड इट इन द लिस्ट। क्या कमी रह Yes. गई थी आपकी प्रीलिम्स में, या फिर आपकी तैयारी में कहां कमी आपको समझ में आई जिसकी वजह से आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ? सर, सबसे पहली तो गाइडेंस की बात है कि मुझे एक अच्छे से प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी। मेरे पास जो भी सोर्सेज आ रहे थे मैं सबको पढ़ लेती थी। मल्टीपल सोर्सेज हो गए थे मेरे पास। मैंने टेस्ट सीरीज भी दी, बट वो टेस्ट सीरीज ऐसे थी कि आंसर पे ज़्यादा फोकस करती थी, टाइम बाउंड में मैं टेस्ट सीरीज देती नहीं थी। और मेरी एक और बहुत गंदी आदत थी कि मैं रात में पढ़ती थी और दिन में सोती थी। तो जनरली क्या हुआ कि प्रीलिम्स दिन में ही हुआ था, तो उस टाइम पे मेरा माइंड स्लीपी मोड में था। तो इस वजह से मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी प्रीलिम्स के टाइम पे। तो ऐसी कुछ मिस्टेक्स हुई मेरी टेस्ट सीरीज की, मेरे रिसोर्सेज की, एंड देन मेरा स्लीपिंग टाइम वो मेरा रात में नहीं था, दिन में था। तो इस वजह से मेरा माइंड स्लीपी मोड में था। तो इस वजह से ये कुछ ऐसी गलतियां थी जो मैंने अपने सेकंड अटेम्प्ट में इम्प्रूव करी थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने बात हाईलाइट की कि कहीं ना कहीं फिजिकल एस्पेक्ट भी आपकी लाइफ साइकिल भी आपके प्रीलिम्स में परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं एक खलल डाल सकती है, एक हिंड्रेंस बन सकती है। निशा, मैं जी आपसे सर। जानना चाहूंगा कि प्रीलिम्स में पर्टिकुलरली अगर बात करा जाए तो किस तरीके का आपने स्ट्रैटेजाइज किया था चीजों को, कैसे आपने प्रिपेयर किया, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें, रेफरेंस बुक्स की बात करें, एनसीईआरटीज की, या फिर आप बात करें मॉक टेस्ट की? जी सर, मैंने अपने जब मेरा फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स हुआ था तो मुझे पता था कि मेरा प्रीलिम्स होगा नहीं, बिकॉज मैंने आंसर कीज जितनी भी थी सबसे मैच कर लिया था और मेरे 90 के आसपास ही स्कोर कर रहे थे। तो मैंने उसको एज अ लेसन अपना कंसिडर किया कि गलतियां जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में करी है उसको मैं दोबारा दोहराऊं ना। जैसे कुछ गलतियां मैंने बताई, टेस्ट सीरीज में अच्छे से करती नहीं थी, रिसोर्सेज में मल्टीपल यूज करती थी। तो सर मैंने क्या किया, अपने सेकंड अटेम्प्ट में रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा लिमिटेड रखा। एनसीईआरटीज और जो भी ऑथेंटिक रिसोर्सेज है सिर्फ उन्हीं को फॉलो किया। और सर एक और चेंजेस मैंने किया था, पहले मैं करंट अफेयर्स के नोट्स नहीं बनाती थी अपने खुद के, न्यूज़पेपर सिर्फ पढ़ लेती थी और वीडियोस में देख लेती थी, बट उनके कुछ नोट्स नहीं थे मेरे पास रिवीजन के लिए, जो कि एंड टाइम पे बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। तो फर्स्ट टाइम में मैंने वो सब नहीं किया था। सेकंड टाइम में मैंने खुद ने मैंने अगस्त से शुरू कर दिया था, अपने नोट्स बनाए करंट अफेयर्स के। देन उसके बाद मैंने एनसीईआरटीज कवर करी सारी। मैंने मेरी सोशल साइंस इतनी अच्छी नहीं थी 10th तक, तो इसलिए मैंने सारी एनसीईआरटीज कवर करी पहले। फिर उसके बाद सर एक और मैंने किया था कि मैंने टेस्ट सीरीज, जैसे पिछली बार मैंने सिर्फ आंसर्स देखे थे, मैंने इस बार टेस्ट सीरीज पे ज्यादा फोकस किया। मैंने अप्रोक्स 100 टेस्ट सीरीज दिए थे, बिकॉज वही की कॉन्फिडेंस लाने के लिए कि फर्स्ट टाइम में प्री भी क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, तो एक ऐसा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस हो कि मैं अच्छे से दे पाऊँ, मेरे अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ना हो। तो सर वो सब हुआ। मैंने मार्च से टेस्ट सीरीज देने शुरू कर दी थी। डेली में एक टेस्ट सीरीज लगाती थी 9:30 से 11:30, ताकि मेरा माइंड उस टाइम पे एक्टिव रहे और पिछली बार वाली गलती मुझसे ना हो। तो मैं जनरली डेली टेस्ट सीरीज देती थी। तो ये हुआ था कि ये सारी भूलों से मैंने सीख के अपनी फर्स्ट टाइम के सेकंड अटेम्प्ट मैंने इम्प्रूव किया था। आपने अपने ब्रेन को ट्रेन किया कि 9:30 से 11:30 जो आपके एग्जाम टाइम होता है जनरली, उसी टाइम पे आपका दिमाग प्रॉपर चल पाए, उसके लिए आपने एक साल ट्रेनिंग की। साथ ही साथ आपने बताया कि लगभग आपने 100 मॉक टेस्ट लगाए। क्या ये जो आंकड़ा है 100 का, दिस मैग्नीट्यूड, दिस फिगर 100, ये मैटर करता है, या फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस मैटर करता है कि अगर आप 40 या 50 भी लगा रहे हैं लेकिन आप अपनी गलतियों को हाईलाइट कर पा रहे हैं, उसको सुधार पा रहे हैं? आपके हिसाब से क्या अप्रोच रहना चाहिए मॉक टेस्ट का? सर मैंने मॉक टेस्ट जो जनरली इसीलिए दिए थे ताकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए। ये क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, क्वालिटी मैटर करती है कि आप अपने जो मॉक टेस्ट दिया है उसमें जो भी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उनको आप एक अलग से नोटबुक में लिख लें, ताकि आप दोबारा से जब उनको रिवाइज करें, सिर्फ टेस्ट सीरीज को सिर्फ ये नहीं है कि वो उस दिन टेस्ट सीरीज दे दिया और आपका काम खत्म, ऐसा नहीं है। आपने जो जो गलत क्वेश्चंस होते थे मैं उनको एक नोटबुक में लिख लेती थी कि अच्छा ये मेरे क्वेश्चंस गलत हुए हैं, इनको मेरे लास्ट मोमेंट में रिवाइज करना है। तो ऐसे मैंने अपने आप को किया था। और अभी जब इन केस अगर मैं फ्यूचर एस्पिरेंट्स को कहूंगी कि 100 मॉक टेस्ट जरूरी नहीं है, वो सिर्फ मेरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए थे कि जो 9:30 से 11:30 वाला टाइम है मेरे लिए, वो माइंड एक्टिव रहे बस। और मैं वही जो गलती मैंने पिछली बार करी थी अपने प्रीलिम्स में, मैं दोबारा से उसको दोहराना नहीं चाहती थी सर। इस वजह से मैंने इतनी सारी टेस्ट सीरीज लगाई थी और खुद को एनालाइज किया था कि मेरी कमी कहाँ कहाँ पे रह रही है। टेस्ट सीरीज से ही मैंने खुद को एनालाइज किया था।
आपने बताया आपने सेकंड अटेम्प्ट, जो आपका दूसरा अटेम्प्ट था, उसमें आपने प्रयास किया कि एक्सेस मटेरियल हटाएं, सिलेक्टिव स्टडी करें, लेकिन इफेक्टिव करें। आपने एनसीईआरटी से काफी तैयारी की। एनसीईआरटी के बारे में मुझे बताइए, क्या रोल है एनसीईआरटी का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने में? सर जैसे कि अभी आपको भी पता है कि यूपीएससी में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं या फिर दूसरी स्ट्रीम से होते हैं, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से नहीं होते हैं। तो उन्होंने 10th तक ही पढ़ी होती है जनरली, जो कि हमारी सोशल साइंसेज होती है, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी, हमारी पॉलिटी, वो सिर्फ हमने 10th तक ही पढ़ी होती है, और वो भी इतने अच्छे से नहीं पढ़ी होती कि हम कॉम्पिटिटिव लेवल में बैठ जाएं। तो सर एक बेस बनाने के लिए एनसीईआरटीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे नोट्स भी आते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, जो मैं फॉलो नहीं करती हूँ। एक ऑथेंटिक सोर्स है हमारा एनसीईआरटी, मैंने उन्हीं बुक्स को फॉलो किया था। तो इस वजह से कि एक वो बेस बन सके, ताकि जो हमारी आगे की थोड़ी सी हायर लेवल की बुक्स है, जैसे कि स्पेक्ट्रम हो गई, लक्ष्मीकांत और जीसी लियोंग, ये ऐसी बुक पढ़ने में फिर आगे परेशानी ना आए, इस वजह से एनसीईआरटीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। और एक तो बेस बनाने में बहुत हेल्पफुल रहती है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देगी कि एकदम से अगर हम हाईली ये जो ऑथेंटिक बुक्स है, जीसी लियोंग, लक्ष्मीकांत, इनको पढ़ने के बजाय हम पहले एनसीईआरटी से शुरू करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक कॉन्फिडेंस भी बनेगा, समझ में भी चीज़ें आने लगती है फिर। तो फाउंडेशन बनाई जाए एनसीईआरटी की, उसके ऊपर आप जो भी मेहराबदार मकान बना रहे हैं उसको आप रेफरेंसेस का यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें एनसीईआरटी पर ध्यान देना है। इससे बात आती है प्रीलिम्स के बाद जो दूसरा चरण है मेंस का। 90 दिन का समय मिलता है आपको मेंस की तैयारी के लिए। उसमें मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आपने आंसर राइटिंग में किस तरीके की तब्दीलियां लाई, किस तरीके से आपने उसमें इंप्रूवमेंट किया। उसी जी तरीके से सर। मेंस में आप मुझे बताइए कि मेंस में किस तरीके का आपका अप्रोच था आंसर राइटिंग का। जी सर। सर मैंने जनरली कोई ऐसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी थी जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आ गया था कि ठीक है, मतलब रिजल्ट आ गया आएगा फिर उसके बाद ही कोई ऑफिशियल टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करूंगी। तो मैंने ऐसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी थी, खुद से प्रैक्टिस कर लेती थी मैं। और जो रिजल्ट का टाइम था, रिजल्ट तक आने का, जून से जुलाई तक का, सर वो मैंने अपने ऑप्शनल की प्रिपरेशन में लगाया था कि इन केस अगर रिजल्ट नेगेटिव भी आता है तो मैं अपना ऑप्शनल तो कम से कम कर ही लूँ तैयार। तो सर मैंने जून से जुलाई तक का टाइम अपना ऑप्शनल के लिए दिया था। फिर उसके बाद जुलाई के बाद फिर मैंने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी इनफैक्ट, और घर में भी मैं 2-3 आंसर डेली लिख लेती थी। पहले मैं बहुत ज़्यादा इरेगुलर थी सर प्रीलिम्स पे पहले, कि कभी मन किया तो 2-3 आंसर लिख लिए हफ्ते में, नहीं किया तो नहीं लिखे। बट सर प्रीलिम्स देने के बाद और ऑप्शनल प्रिपेयर करने के बाद मैंने डेली 3 या 4 आंसर डेली लिखे थे, ताकि कंसिस्टेंसी रहे, क्वालिटी आंसर में लिख सकूं और मेरा टाइम मैनेजमेंट अच्छे से रहे। तो ये सारी चीज़ें मैंने सर फोकस करी थी अपनी, कि सारा मैं मेंस में जो भी है मेरे को टाइम का इशू ना आए और ना ही तो क्वालिटी आंसर का इशू आए। फिर सर एक ये आया था कि मेरा हरियाणा सिविल सर्विसेज का भी मेंस आ गया था बीच में, अगस्त में जो था। सितंबर में हमारा यूपीएससी का मेंस था, अगस्त में मेरा हरियाणा सिविल सर्विसेज का मेंस था। और उसमें भी वही जीएस और ऑप्शनल तो आती ही है, तो मैंने वहाँ पे भी अपना अटेम्प्ट किया था उस मेंस को, और उसके लिए भी मैंने एक बार प्रिपेयर कर लिया था। तो एक बार राइटिंग प्रैक्टिस मेरी अच्छे से हो गई थी, कोई ऑफिशियल एग्जाम मैंने दे दिया था। फिर उसके बाद सर सितंबर में मैंने फिर अच्छे से, मतलब एग्जाम देने में मेरे को कोई इशू नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अपने आप को जनरली अगस्त में और सितंबर के जितने भी 20 दिन थे मेरे, मैंने अपने आप को अच्छे से ट्रेन कर लिया था, राइटिंग प्रैक्टिस में भी और क्वालिटी कंटेंट में भी। तो आपका जो स्टेट एग्जाम था, स्टेट का मेंस था, वो आपके लिए ड्रेस रिहर्सल हो गया था यूपीएससी मेंस के लिए। जी सर। सर मुझे कहा ही गया था मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे पेरेंट्स ने, इनफैक्ट मैं वो देना नहीं चाह रही थी बिकॉज वो बीच में आ गया था अगस्त में, 16 अगस्त से 22 अगस्त तक था, और एक महीने बाद ही हमारा यूपीएससी का मेंस था। तो मैं स्किप करने के मोड में थी, बट उन्होंने कहा कि जैसे अभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, हरियाणा के मेंस को भी एज अ टेस्ट सीरीज दे दूं, ताकि तुम्हारी भी प्रैक्टिस हो जाए टाइम फ्रेम में। निशा, आप मुझे बता सकती हैं कि मेंस का अगर आप एक आंसर फ्रेम करती हैं तो उसके लिए क्या टिप्स होती हैं, किस तरीके से हमें एक आंसर बनाना चाहिए, किस तरीके से उसको लिखना चाहिए? जी सर। सर मैंने ये फॉलो किया था कि जैसे कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, अगर मेरे पास उसका डाटा है, या फिर मेरे को उसकी डेफिनेशन पता है, या फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता है, तो मैं जनरली उसके इंट्रोडक्शन में यूज करती थी उसे। और मेरा हर इंट्रोडक्शन थोड़ा सा अलग होता था, कि हमेशा डेफिनेशन नहीं होती थी, हमेशा एक फैक्ट नहीं होता था, हमेशा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं होता था। जनरली मुझे कुछ भी याद आ रहा है उस टाइम पे, मैं वो लिखती थी। और फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद मैं सिर्फ बॉडी पे जाती थी कि मैं जनरली कैसे फ्रेम कर रही हूँ। ज्योग्राफी में मोस्टली मैंने डायग्राम्स बनाए थे, इंडिया का डायग्राम बना दिया था, वर्ल्ड का डायग्राम बना दिया था। और जैसे कोई भी हमारे लैंडस्लाइड, जैसे लैंडस्केप्स है, तो उनके डायग्राम्स मैंने बना दिए थे। और मतलब जनरली जो आंसर का फ्रेमवर्क होता है, जो हम बोलते हैं फ्लो मैप, फ्लो चार्ट्स बनाए थे, फ्लो चार्ट्स भी मैं बनाती थी। और मैं एक ये बात भी फॉलो करती थी कि क्वेश्चन में बेसिकली वो पूछा गया हो कि जैसे
ठीक है कि पॉजिटिव पॉजिटिव के बारे में पूछा हो, बट मैं थोड़ा सा कवर करती थी नेगेटिव भी कि उसका क्रिटिसिज्म क्या है, और एक वे फॉरवर्ड मैं हमेशा देती थी कि एक ऑप्टिमिस्टिक वे फॉरवर्ड मैं दे सकूं, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ और मेरी आगे की मेंटेलिटी क्या है। और सर फिर एक अच्छे से पॉजिटिव कंक्लूजन के साथ मैं एंड करती थी। तो अगर मैं इसको समअप करना चाहूं तो पहले तो आप जो शुरुआत करती हैं वो सामान्य नहीं होती थी, वो काफी हटके होने वाली। जी उसके बाद सर। आप सिर्फ तारीफ नहीं करेंगी, आप निंदा करेंगी और तारीफ दोनों, एक बैलेंस आंसर लिखने का प्रयास करेंगी और भविष्य का रास्ता, वे फॉरवर्ड भी आप दिखा देंगी। जी सर, हमेशा होता था ये। तो ये आपका आंसर राइटिंग का तरीका हो गया। जी सर। वो 90 दिन के बारे में बताइए मुझे निशा, वो आपने जो प्रीलिम्स के बाद के जो 90 डेज आपने मुझे बताया, एक जी एस्पिरेंट को सर। किस तरीके से टाइम डिवाइड करना चाहिए अपनी तैयारी में आंसर राइटिंग में? सर जनरली ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। मेरा ये था, मैंने प्रीलिम्स दिया, 2 जून को प्रीलिम हो गया था। फिर उसके बाद मैंने 5 या 6 तारीख से ऑप्शनल अपना पढ़ना शुरू कर दिया था। मैंने सबसे पहले ऑप्शनल ही उठाया था कि मैंने 2 साल पहले छोड़ दिया था। फिर उसके बाद मैंने बीच में तैयारी नहीं करी थी अपने ऑप्शनल की, बिकॉज मेरे मास्टर्स है केमिस्ट्री में ही, तो मैंने छोड़ दिया था उसे। तो मैंने फिर से केमिस्ट्री को उठाया कि इन केस अगर मेरा मेंस हो भी जाता है तो कम से कम ऑप्शनल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो सर मैंने उठाया केमिस्ट्री को। फिर उसके साथ साथ उन्हीं दिनों में मैंने जितने भी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, क्योंकि टेस्ट सीरीज अच्छी मिलना मुश्किल होता है साइंस सब्जेक्ट्स में, तो इस वजह से मैंने यूपीएससी के जितने भी पिछले 15-16 साल के क्वेश्चंस थे, मैंने डेली लगाती थी कि एक क्वेश्चन पेपर, जैसे 2 होते हैं पेपर के, तो एक एक महीने में मैंने सारे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे, खुद किए थे सर सारे। और नहीं आते थे तो मैं गाइडेंस ले लेती थी, जैसे मेरे आईआईटी की फैकल्टीज थी, आईआईटी मद्रास की, मेरे बीएससी टाइम पे जितने भी टीचर्स थे मैंने सबकी हेल्प ली है। मेरे जो बैचमेट्स होते थे उनको भी मैंने कांटेक्ट किया था इस टाइम पे। तो सर 1 महीना मेरा रिजल्ट तक केमिस्ट्री के लिए गया था। फिर रिजल्ट आने के बाद सर मैंने एसए और इथिक्स पे फोकस किया था कि जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया था और मुझे पता चला कि मेरा प्रीलिम्स हो गया है, तो फिर मैंने एसए और इथिक्स पे फोकस किया कि मेरी आंसर राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, और ऐसे में मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब जितने भी वाइडर एंगल्स में कवर कर सकती हूँ उतने मैं कवर करूँ, जितनी भी मैं रिपोर्ट साइट कर सकती हूँ मेरे पास रिपोर्ट्स के डाटा हो, तो ये सब मैंने कवर किया। इथिक्स में मैंने सर वही की केस स्टडीज मैंने बहुत अच्छे से करी थी कि कैसे फ्रेमवर्क होना चाहिए उसका, टाइम लिमिट में मैं कैसे पेपर कवर कर पाऊँ, बिकॉज इथिक्स का पेपर ही सबसे ज्यादा लेंथी होता है। तो मैंने केस स्टडीज पे ज्यादा फोकस किया था रेदर देन द फर्स्ट पार्ट जो कि डेफिनेशन वाला होता है। तो ये दोनों होने के बाद फिर मैंने जीएस के आंसर्स लिखे थे। जीएस के आंसर्स में 2-3 दिन में जरूर लिखती थी रिजल्ट आने के बाद। तो फिर उसके बाद मेरा बस जीएस पे ही जाता था, और अगर कभी कभार टाइम मिलता था तो मैं फिर से ऑप्शनल उठा लेती थी अपना। इससे सवाल ये आता है कि आपने जो ऑप्शन लिया है केमिस्ट्री, जी सर। जनरली ऐसा देखा गया है कि जो इंजीनियर या टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं वो प्रयास करते हैं कि ह्यूमैनिटीज का कोई ऑप्शनल ले लें जो उनको जीएस में सपोर्ट करता है। जीएस के तमाम पेपर हैं, चाहे आप बात करें सोशियोलॉजी की तो वो जीएस 1 में हेल्प करता है, कहीं ना कहीं आपके जीएस 4 में ऐसे राइटिंग में, पीएसआईआर भी बहुत जगह हेल्प करता है। आपका क्या सोच था, क्या आपके दिमाग में था जब आपने केमिस्ट्री अप्रोच किया, और स्टूडेंट्स को अगर केमिस्ट्री एज ऑप्शनल ले रहे हैं तो उसके पीछे क्या थिंकिंग होनी चाहिए? जी सर। सर केमिस्ट्री मैंने ऑप्शन लिया था बिकॉज मैंने अपनी लाइफ के 5 साल केमिस्ट्री में दिए हैं। बीएससी ऑनर्स मेरी केमिस्ट्री में है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मेरी एमएससी केमिस्ट्री में है आईआईटी मद्रास से। इनफैक्ट गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं आईआईटी मद्रास की। तो ये एक था मेरा कि मेरा बेसिक और मेरा हायर लेवल का केमिस्ट्री का हो चुका है। और फिर उसके बाद मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन के बाद मैंने सिलेबस देखा था कि वो सिलेबस मैंने जो अभी तक पढ़ा है उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जनरली वो सिलेबस उससे कम ही था जो मैंने मास्टर्स में किया था। तो मैं खुश थी कि इनफैक्ट एक एक पेपर तो मेरा हुआ है कि ऑप्शनल का जिसमें लोग ज्यादा फोकस करते हैं वो मेरा ऑलरेडी कवर्ड है प्रिपरेशन से पहले। तो ये हुआ था। और सर जनरली मुझे लगता है कि लोग ह्यूमैनिटीज वाले ऑप्शनल पे इसलिए जाते हैं क्योंकि उनकी टेस्ट सीरीज अच्छे से अवेलेबल होती है, उनके लिए गाइडेंस अच्छे से होती है, तो ये सब हेल्प करते हैं तुम्हें अच्छा स्कोर करने के लिए। मुझे भी सर बहुत सारे लोगों ने कहा था कि केमिस्ट्री इतना स्कोरिंग नहीं है, बट सर वही है कि मुझे कॉन्फिडेंस केमिस्ट्री से ही आता था। मैं इनफैक्ट सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड केमिस्ट्री का पेपर देख के ही थी कि हाँ मैंने बहुत अच्छे से लिखा है। तो एक सेटिस्फेक्शन आना चाहिए चाहे आप कोई सा भी लो। और मेरा तो ये था कि सर मैंने जब अपनी लाइफ के 5 साल इन्वेस्ट किए हैं केमिस्ट्री में और मैं अच्छा स्कोर कर सकती हूँ, तो इस वजह से मैंने केमिस्ट्री को ही ऑप्ट किया था और बाकियों को मैंने ऑप्ट नहीं किया था सर। तो अगर आपके ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको कॉन्फिडेंस है जिस चीज को आपने पढ़ा है, आपको लगता है आप उसमें स्कोर कर सकते हैं, तो बेटर होगा कि आप उसी के साथ आगे बढ़ें, ना कि पूरा जो लीग है उसको चेंज करके कोई और ऑप्शनल ले लें। जी सर। अब इससे बात आती है ऑप्शनल सिलेक्शन की। आप मुझे कुछ एक प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकती हैं, कुछ 5 या 6 ऐसे पॉइंट्स जो एक चेकलिस्ट बना के रखनी चाहिए अगर कोई भी नया एस्पिरेंट ऑप्शनल ले रहा है तो?
जी सर। सर सबसे पहले तो सिलेबस है कि यूपीएससी की साइट से हम सिलेबस डाउनलोड करें और उसके एक-एक टर्म को देखें और उससे एनालाइज़ करें कि अच्छा ठीक है, जैसे मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरा ऑप्शनल हमेशा केमिस्ट्री रहेगा, नो मैटर मेरा मेंस हो या ना हो, मैं ऑप्शनल को तो हमेशा केमिस्ट्री को ही रखूँगी। सर फिर सेकंड पॉइंट आता है नोट्स बनाना, कि जो सिलेबस में टर्म्स हैं, उनके एक प्रॉपर नोट्स होने चाहिए हमारे पास, कि हम उनको इन केस रिविज़न करना हो बीच में, कभी-कभी जीएस पढ़ने का मन नहीं होता था, तो ऑप्शनल उठा लिया, तो उसमें हमारे पास हमेशा सोर्सेज होने चाहिए कि हमने जो जो पढ़ा है, हमारे जो जो टॉपिक्स कवर्ड है सिलेबस में, वो हमारे पास होने चाहिए। तो सेकंड पॉइंट यही था कि अपने खुद के नोट्स हों। थर्ड पॉइंट सर मैं ये कहूंगी कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अवेलेबल है, जैसे मैंने अब तक टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन नहीं करी थी केमिस्ट्री की, मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे सारे केमिस्ट्री के, तो मैंने वो सारे सोल्व करे थे। फिर उसके बाद सर फोर्थ पॉइंट आता है कि रिविजन, बार बार रिविजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है सर, क्योंकि यही होता है कि जो कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है हमारा। और पांचवा पॉइंट कहूंगी सर, आंसर राइटिंग जब हम करते हैं कोई किसी भी ऑप्शन की, सर टाइम बाउंड हमें करना चाहिए। और जो इंस्ट्रक्शंस होती है, जनरली जीएस में हमें सारे क्वेश्चंस करने होते हैं, ऑप्शनल में हमें सिर्फ 8 में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं, और उसमें से भी कुछ कंपलसरी आते हैं कि फर्स्ट और फिफ्थ वाला क्वेश्चन कंपलसरी है। तो इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़े पेपर में, कॉन्फिडेंट रहे, दूसरों से सर बातें ना करें। जनरली ये होता है कि ऑप्शनल में हम जब साथ वाले होते हैं कि अच्छा ठीक है हम सबका सेम ही ऑप्शनल है, तो हम बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस को डाउन ही करता है, तो उनसे बात ना करें और अपने बस आंसर राइटिंग, और उस दिन अच्छे से, जिस दिन एग्जाम हो अच्छे से अपना पेपर लिख के आए। तो सर यही कुछ टिप्स है मेरे लिए ऑप्शनल अगर अच्छे से कोई करना चाहे। निशा, न्यूज़पेपर एक तरफ, दूसरी तरफ आप देखते हैं मंथली मैगजीन। मंथली मैगजीन ऐसा है कि उसमें पूरे महीने का कंपाइलेशन दे दिया है, जो भी इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो सब आपको मिल जाएंगी। क्या जी सर। एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं? क्या न्यूज़पेपर को हटा के सिर्फ मंथली मैगजीन काम दे सकती हैं, या फिर मंथली मैगजीन को हटा के सिर्फ न्यूज़पेपर? आपके क्या विचार है? जी सर। सर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने बताया कि मैंने न्यूज़पेपर भी कवर किया था, मंथली मैगजीन्स भी कवर करी थी, बट वही है कि मैंने खुद के नोट्स नहीं बनाए थे करंट अफेयर्स के। मैंने सेकंड अटेम्प्ट में करंट अफेयर्स के, मैं हिंदू पढ़ती थी, जनरली कोई भी न्यूज़पेपर कोई भी पढ़ सकता है, तो उनके नोट्स हमें खुद खुद को बनाना चाहिए, जैसे न्यूज़पेपर के हमारे खुद के नोट्स हैं। तो मैं मंथली मैगजीन्स भी पढ़ती थी, बट मेरा ज्यादा फोकस रहता था कि जो मैंने डेली नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करूं कंपैरेटिवली मैं मंथली मैगजीन से। तो मेरे मतलब वीकली मैं एक बार रिवाइज कर लेती थी, मेरे जो भी नोट्स बनाए थे मैंने करंट अफेयर्स के, वो मैं एक बार वीकली रिवाइज करती थी। और फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि करंट अफेयर्स ज्यादा कवर करता है यूपीएससी, 50% हमारा जो प्री का पोर्शन होता है और मेंस के भी होते हैं, तो मोस्टली वो करंट अफेयर्स फोकस्ड ही होते हैं। तो इस वजह से अगर मतलब ज्यादा अच्छे से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है सिर्फ डेली जो कवर कर रहे हैं न्यूज़पेपर, तो मंथली मैगजीन से उसको सफिस कर सकते हैं। और सर दोनों ही जरूरी है, इनफैक्ट ज्यादा जरूरी मैं कहूंगी कि डेली अपने नोट्स बनाए, उनको रिवाइज करना भी इजी रहता है और एक कॉन्फिडेंस भी रहता है कि अच्छा मैंने लिखे हैं, डेली के लिखे हैं। तो ये मेरी तरफ से सर न्यूज़पेपर के लिए गाइडेंस रहेगी। मतलब बूंद बूंद से घड़ा भरे तो बेहतर है। जी सर। यहां से बात आती है सोशल आइसोलेशन की। मैं बहुत सारे एस्पिरेंट से बात करता हूं, चर्चाएं होती हैं। कुछ ऐसा कहते हैं कि आपको बिल्कुल जैसे हिमालय पर्वत पे हैं आप फेसबुक से दूर हो जाइए, व्हाट्सएप से दूर हो जाइए, इंस्टाग्राम और भी तमाम जो सोशल मीडियाज हैं उनसे आपको दूर होना पड़ेगा, तभी जाके आप फोकस कर सकते हैं। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट, दूसरी सोच ये चलती है कि ये एक यूपीएससी के जो एस्पिरेंट है उसके अंदर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि वो इन सारी चीजों को कंट्रोल कर पाए, टेम कर पाए। ऐसा नहीं कि वो आपको चलाएं, आप उनको चलाएं, और रिक्वायरमेंट कैसी है आप उस हिसाब से उनको यूज करें। तो आपका क्या स्टैंड है इस चीज के ऊपर? सर वो सोशल आइसोलेशन ऐसा था कि सोशल मीडिया वाले प्लेटफॉर्म्स यूज ना करना, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये यूज ना करना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता सर, डिजिटल इंडिया हम प्रमोट कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया, जैसे मैंने यूट्यूब का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया था अपने प्रिपरेशन में, और फिर उसके बाद मैं करंट अफेयर्स के लिए भी इनसाइट्स खोल लेती थी। तो ये था कि मैं इनको फॉलो करती थी, और जैसे पब्लिक चैनल होता था, टेलीग्राम का चैनल मैं फॉलो करती थी ताकि टेस्ट सीरीज अगर कोई रहती है, और मेरे जैसे आपके चैनल से मैंने करंट अफेयर्स भी किए थे, तो मुझे उनकी पीडीएफ मिल जाती थी। तो ये था कि मैंने अपने हिसाब से कि मुझे कहाँ तक इंटरनेट का यूज करना है, कहाँ तक सोशल मीडिया का यूज करना है, मैंने सिर्फ अपने हिसाब से किया था। मैंने बिल्कुल कट ऑफ तो नहीं हुई थी कि मैं बिल्कुल ही यूज नहीं करूंगी इंटरनेट को। तो ये था कि मैं जो चैटिंग वाली एप्स होती हैं उनको अनइंस्टॉल किया था, और जो रिसोर्सेज वाली होती है उनको मैं हमेशा यूज करती थी। मतलब इंटरनेट को अपनी सुविधा अनुसार यूज करना, इंटरनेट आपको अपनी सुविधा अनुसार यूज ना करे। जी सर। अब इसे एक और जो इंपॉर्टेंट बात उठ के आती है वो ये है कि यूपीएससी में ऐसा माना जाता है कि आपको जरूरी नहीं है आप कहीं एक स्पेशलिस्ट हो। अगर आप जर्नलिस्ट हैं, आप जैक ऑफ ऑल हैं, आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं, हर सब्जेक्ट में आपकी अच्छी पकड़ है, तो आप कहीं ना कहीं लिस्ट में हैं।
लेकिन अगर आप एक सब्जेक्ट में कहीं स्पेशलिस्ट बनने का प्रयास करते हैं या फिर आप स्पेशलिस्ट हैं, तो कहीं ना कहीं आप पिछड़ जाते हैं। तो इसके बारे में आप बताइए कि स्पेशलिस्ट या जर्नलिस्ट का ये क्या। सर ये मैं प्री से ही स्टार्ट करूंगी। फॉर एग्जांपल मेरा केमिस्ट्री है, मैं अगर स्पेशलिस्ट बनती तो प्री में तो कुछ भी नहीं आता है केमिस्ट्री का, तो जर्नलिस्ट तो हमें बनना पड़ता है बिकॉज हमें करंट अफेयर्स कवर करने होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हमें ये सारे कवर करने होते हैं। तो ये इंसान को जर्नलिस्ट बना ही देता है बिकॉज हमें ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के भी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, कॉमर्स के भी हमें इकोनॉमिक्स और बजट वगैरह का पूरा पढ़ना पड़ता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आती है जिसमें पूरा बायो भी आती है, फिजिक्स भी आती है, तो ये पूरा आता है। अगर इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं सर, प्री क्वालिफाई करने के लिए हमें ये सब पढ़ना पड़ता है, तो इंसान ये पढ़ते पढ़ते जर्नलिस्ट हो जाता है। सर फिर मेंस की बात आती है। मेंस में जनरली ये होता है कि ऑप्शनल तो ठीक है, अच्छा स्कोर करने के लिए हेल्प करेगा, बट सर फिर मेंस का ये था कि जीएस का हमारा ऐसे पार्ट हो गया, ऐसे में हमें मल्टी डायमेंशनल अप्रोच देनी होती है जिसमें एक स्पेशलिस्ट नहीं दे सकता, जर्नलिस्ट ही दे सकता है। देन सर फिर इसके बाद हमारे रिस्पेक्टिव जीएस के पेपर्स आते हैं 1 2 3 4, जिसमें मतलब कोई भी एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक आंसर हम लिख नहीं सकते हैं, उसमें हमें सारी अप्रोच, इनफैक्ट अब तो पेपर भी उन्होंने ऐसे बना दिया है कि हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि पेपर 2 का है या पेपर 3 का है। तो इस वजह से ये है कि जर्नलिस्ट वाली अप्रोच यहाँ पे ज्यादा यूपीएससी हमेशा हर हर उसमें करती है। इंटरव्यू में लेते हैं हम, एक पैनल भले ही तुम्हें तुम्हारे सब्जेक्ट के ऊपर पूछ सकता है, बट जो अदर मेंबर्स होते हैं वो किसी और सब्जेक्ट पे पूछते ही हैं, एक सब्जेक्ट पे कभी भी इंटरव्यू फोकस नहीं होता है। तो जो तीनों स्टेजेस है हमारी यूपीएससी की, वो तीनों ही जर्नलिस्ट पे फेवर करती है, और होना भी चाहिए, एक सिविल सर्वेंट को जर्नलिस्ट होना भी चाहिए सर। अब इससे सवाल आता है कि जनरली ऐसा रूमर चलता है कि सिर्फ इंजीनियर ही बन रहे हैं, इंजीनियर ही लिस्ट में आ रहे हैं। चूंकि आप खुद जानती है कि आर्ट्स और दूसरे बैकग्राउंड से भी आप खुद, आपने बीएससी और एमएससी किया है, आप खुद सिलेक्टेड हैं, आप खुद लिस्ट में हैं, तो आप समझ पा रहे हैं कि ये दोनों चीजें बैलेंस्ड हैं। कहीं ना कहीं जितने ह्यूमैनिटीज के सिलेक्शंस होते हैं या फिर नॉन इंजीनियर्स के होते हैं, उतने ही इंजीनियर्स के हैं। पर उसके बाद भी इस चीज को इतना हाईलाइट क्यों किया जाता है कि इंजीनियर्स के ज्यादा सिलेक्शन हो रहे हैं, या फिर उसको एक बायस तरीके से क्यों देखा जाता है? वो इसलिए होता है सर, 11th 12th में एक तो जो नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत होते हैं, तो परसेंटेज वैसे ही इंक्रीज हो जाती है सर। और फिर उसके बाद जनरली अगर साइंस में तुमने 12th की है, फिर जो ऑप्शन बचता है, मोस्टली लोग नॉन मेडिकल से ही करते हैं, तो इंजीनियर बैकग्राउंड ही बचता है, और हर एग्जाम के लिए एक ग्रेजुएशन कंपलसरी है, तो उनको वो लोग बीटेक कर लेते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, मेरी तरह बीएससी कर लेते हैं, एमएससी कर लेते हैं। तो सर बात ये कि हमारा परसेंटेज ही ऑलरेडी इतना है साइंस बैकग्राउंड का कि वो ज्यादा दिखता है कि मतलब नंबर ऑफ जो इंजीनियर्स है वो ज्यादा आ रहे हैं यूपीएससी में, क्योंकि ऑलरेडी इंजीनियर्स और जो साइंस स्टूडेंट्स हैं वो बहुत है हमारी सोसाइटी, तो इस वजह से सर वो रेशियो ऐसे ही रहता है। आपने प्रीलिम्स की तैयारी, आपने जैसे बताया शुरुआती दौर से आपने चालू किया, फर्स्ट अटेम्प्ट आपका नहीं हुआ, सेकंड में आपने एक्सेल किया और फाइनली आपने लिस्ट में अपना नाम पा लिया। जी इस सर। पूरी जर्नी में आपको ओनली आइस ने किस तरीके से हेल्प किया, चाहे आप बात करें प्रीलिम बूस्टर्स की या फिर एडिटोरियल डिस्कशंस की, आप उसके बारे में बताइए। सर मैं स्टेजेस वाइज चलूंगी। प्रीलिम्स में सर जैसे हमारी प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन आती है सुमित सर की, वो मैं डेली फॉलो करती थी। देन सर मेंस के लिए तो मैं एडिटोरियल खुद पढ़ती थी हिंदू का, बट उसको एक वही है ना कि ज्यादा टाइम तक माइंड में रिटेन रहे, तो मैं उनकी वीडियो भी देखती थी। तो मेंस के लिए सर, प्रीलिम्स के लिए मैं उनकी जो प्रीलिम्स की वीडियो आती है, मेंस के लिए एडिटोरियल डिस्कशन, और सर मैंने अपना इनफैक्ट इंटरव्यू भी अपना डेफ भेजा था ओनली आईएएस की जीमेल आईडी पे, ताकि मेरा इंटरव्यू भी ओनली आईएएस से कंडक्ट करवाए। तो सर मेरे तो हर स्टेजेस में ओनली आईएएस ने काफी सारा कंट्रीब्यूट किया है, और मेरा सक्सेस का पार्ट भी बहुत ज्यादा शेयर ओनली आईएएस टीम को ही जाता है। अब इसके बाद बात आती है कि 4 अक्टूबर को पेपर है। आप देख रहे हैं समय ऐसा चल रहा है, कहीं ना कहीं डिप्रेशन है, कोई मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहा है, और भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन चल रहे हैं। उस स्थिति में किस तरीके से रिदम बनाकर आप 4 अक्टूबर तक जो एस्पिरेंट्स जाना चाह रहे हैं, जो पेपर देंगे, उनके लिए आप गाइडेंस या फिर जो फिनिशिंग वर्ड्स हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो आप बताइए। सर मैं अभी कहूंगी कि अभी मेंस पे फोकस ना करके प्रीलिम्स पे ज्यादा फोकस करें, बिकॉज हमारा एंट्री जो हमें एंट्री टिकट है मेंस के लिए वो प्रीलिम्स ही दिलवाएगा। तो मेरी गाइडेंस यही रहेगी कि अपने प्रीलिम्स पे ज्यादा फोकस करें, रिवीजन करें, टेस्ट सीरीज दें, और बार बार अपना टाइम टेबल सेट करें, मेरी तरह जैसे 9:30 से 11:30 वाला, ताकि माइंड हमारा एक्टिव रहे उस टाइम पे, हम अच्छे से कर पाए, एक स्ट्रेस वाला फीलिंग हमें ना लगे। जनरली सारे मैंने ये देखा है कि 9:30 से 11:30 अगर हम करते हैं तो एक माइंड में कंटिन्यूटी बन जाती है। तो जिस दिन फाइनल डे होता है हमारा, डी डे जिसे हम कहते हैं,
उस दिन वो इतनी टेंशन होती नहीं है हमें कि अच्छा ठीक है, स्ट्रेस है, आज यूपीएससी का फाइनल एग्जाम है, प्रीलिम्स का, तो वो इतनी ज्यादा टेंशन रहती नहीं है। अगर हम टेस्ट सीरीज अच्छे से कर रहे हैं 9:30 से 11:30, तो फोकस बस उसी पे रखिए, कोई भी नई चीज अभी उठाइए मत। इसी मतलब मैंने 1 महीने पहले जनरली करंट अफेयर्स, 15 दिन पहले मैं छोड़ देती थी करंट अफेयर्स करना, मैं सिर्फ रिविजन पे फोकस करती थी। मैं रिविजन करती थी मेरे टेस्ट सीरीज में जो जो आंसर्स गलत हुए हैं, मेरे एनसीईआरटी से जो मैंने नोट्स बनाए, जो मुझे चीजें याद नहीं होती थी, उन सारी चीजों पे ज्यादा फोकस करती थी। तो सर, रिवीजन इज द की। तो रिवीजन पे अगर हम फोकस करेंगे तो ही ये एग्जाम हम क्रैक कर पाएंगे। चलिए निशा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब हम सेशन को रैप करेंगे। तो यहाँ हमने बात की निशा से, आपको समझ में आ गया होगा पूरी बात करके कि एक एक सवाल का आपको सिलसिलेवार तरीके से जवाब मिला है। उसको प्रीलिम्स के अप्रोच से भी देखा गया, मेंस के अप्रोच से भी, और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहीं ना कहीं आपसे चर्चा की गई। हमने बात की किस तरीके से आपको प्रीलिम्स के लिए तैयारी करनी है। वो 9:30 से 11:30 का टाइम सर्काडियन रिदम में आप अपनी आदत में उस चीज को लाएंगे तो आपको वो कहीं अनूठा नहीं लगेगा, कुछ अजीब नहीं लगेगा। आप उस चीज को बड़े नॉर्मली प्रीलिम्स के दिन भी कर पाएंगे। सबसे बड़ी परेशानी, जैसा कि अभी निशा ने बताया, कि एंट्री टिकट जो है आपका मेंस के लिए वो है प्रीलिम्स। तो अब समय है सिर्फ आप प्रीलिम्स पे फोकस करें, और जो भी हमने टिप्स और ट्रिक्स बताई हैं, मैं उम्मीद करता हूं हमारे जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको काम आने वाली है। तो यहाँ पर थी निशा, इनसे हमने चर्चा की। निशा, आपके लिए फिर बहुत सारी बधाइयां ओनली आईज की तरफ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं आपने पे कुछ कंट्रीब्यूट किया सर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओनली आईज के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।